सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। रेगुलर हम हर फ्राइडे कोई ना कोई नए नए हेल्थ टॉपिक्स लेकर आते हैं, नए नए डिजीजेस पे डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे डेजॉय के सप्लीमेंट्स रिलेटेड होगा, यानी कि हम जो सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे पेशेंट्स को, हमारे नियर एंड डियर वंस को। तो ये सारे जो हमारे सप्लीमेंट्स है, आज हम सप्लीमेंट्स को थोड़ा सा डीप में जान लेंगे। कौन सा सप्लीमेंट किस डिजीज के लिए हम देंगे, उसके डोसेस किस तरह रहेंगे, थोड़ा डिजीज डिस्कशन विद सप्लीमेंट डिस्कशन हम आज दोनों भी करेंगे। आई होप आप सभी आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। देखिए, जैसे कि मैं आप सभी को हमेशा कहती हूँ कि हमने हमारे स्वास्थ्य का पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। अगर हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखेंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई दिक्कतें स्टार्ट होती रहेगी, कोई ना कोई इश्यूज आते रहेंगे। हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सारी चीजें ठीक है। अगर स्वास्थ्य में ही गड़बड़ है, अगर स्वास्थ्य में ही कहीं चेंजेस है, कहीं कुछ इश्यू है, तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई इश्यूज, कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें होती रहेगी। इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है सभी के लिए। आई होप आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है। आज के हमारे 3 टॉपिक्स, 3 सप्लीमेंट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा सप्लीमेंट रहेगा दैट इज अस्तप्राश। जैसे कि आप सभी को पता है, अस्तप्राश ये इटसेल्फ कहलाता है कि ये चेस्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स, रेस्पिरेटरी रिलेटेड कंप्लेंट्स में काम आएगा। अस्तप्राश ये हमारे बॉडी में से जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी टार है, उसे रिमूव करेगा, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। अस्तप्राश ये जो सप्लीमेंट है ये हम किन लोगों में दे सकते हैं, इसके डोसेस कैसे रहेंगे, आइए हम ये जानते हैं। अस्तप्राश जो कि हम देंगे स्मोकिंग रिलेटेड पर्सन में, जो भी स्मोकर्स है, अस्थमैटिक पर्सन्स है, उनमें हम अस्तप्राश देंगे। जिन्हें क्रॉनिक अस्थमा रिलेटेड कोई इश्यू है, अस्थमैटिक अगर किसी में इश्यू है तो अस्थमैटिक पेशेंट्स में भी हम अस्तप्राश देंगे। हम आजकल देखते हैं हर एक घरों में 10 out of 8 पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम स्मोकिंग हैबिट्स, सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। ये सारे लोगों में ये दिक्कत आता है, बहुत प्रोन हो चुका है। और जिनमें स्मोकिंग हैबिट्स है भी नहीं, जिनको कोई एडिक्शन नहीं है, उनमें भी हमें लंग्स रिलेटेड इश्यू दिखाई देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? जस्ट बिकॉज कभी कभी हम पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं। हमारे आसपास ऐसे होता है, कभी कभी कोई स्मोकिंग कर लेता है, हम इंटरनल हम वो स्मेल कर लेते हैं, वो जो स्मोक होता है, और हम पैसिव स्मोकर बन जाते हैं। पैसिव स्मोकर में भी उतना ही अलर्टनेस रहना चाहिए, हम में भी उतना अलर्टनेस रहना चाहिए। हम जब आसपास रहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है ये हमें पता होना चाहिए। ये सारी दिक्कतें हमें क्यों फेस करनी पड़ती है? जस्ट बिकॉज अलर्टनेस नहीं रहेगा, हम साइड के एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली देखेंगे नहीं कि हमारे आजू बाजू चल क्या रहा है। लंग डिजीजेस बहुत प्रोन हो चुके हैं, लोगों में लंग डिजीजेस का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ चुका है। 2017 में तो रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है रिलेटेड टू लंग डिजीज। एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है। आज हम बाहर कहीं भी जाते हैं, एयर पोल्यूशन हम देखते हैं बहुत बढ़ चुका है। एयर पोल्यूशन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हमें उसी चीजों का सामना करना पड़ेगा, लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शन ज्यादा होगा। और किन लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है? जो लोग ओबेसिटी जिनमें है, जिनको स्ट्रोक्स का कोई इश्यू है, जिनको कार्डियक इश्यू है, जिनको डायबिटीज है, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है, उन सारे पेशेंट्स को, उन सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा अपना ध्यान रखना है। जब वो बाहर कहीं एनवायरनमेंट में जाएंगे, बाहर कहीं घूमेंगे, बाहर के लोगों से मिलेंगे, तो सब ध्यान रखना है हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है। अस्तप्राश ये एक होलिस्टिक हीलिंग में हम बिलीव करते हैं। जो भी हमारे हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हम जिसे कहेंगे, ये होलिस्टिक हीलिंग में काम आते हैं, यानी कि ये टोटल अप्रोच होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर आपके पार्ट पे काम करेगा, कोई भी ऑर्गन पे पर्टिकुलर पे काम तो करेगा ही, बट ये ओवरऑल आपके बॉडी पे काम करता है। जो भी आप सप्लीमेंट लेते हो वो आपके ओवरऑल बॉडी पे ही काम करेगा। ऑप्टिमल हेल्थ का एक मंत्र होता है, जैसे मैं रेगुलर आपको हर फ्राइडे जब भी आती हूँ मैं आपसे कहती हूँ बैलेंस डाइट लेना है, नींद
अप्रोच है वो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रहना चाहिए, सारी चीजें रिलेटेड। लाइक हमारे अगर बॉडी में कभी कुछ होता है या हमारे सराउंडिंग में कुछ होता है तो हमने स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमने उसका ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब आप मेंटली स्ट्रेंथ रहोगे, मेंटली अच्छे रहोगे, तो फिजिकली बॉडी अच्छी रहेगी। अगर मेंटली आप स्ट्रेस लोगे तो पूरे बॉडी पे उसका स्ट्रेस का असर दिखाई देता है। अस्तप्राश ये रेस्पिरेटरी वेलनेस के फॉर्म में हम देते हैं कि रेस्पिरेटरी वेलनेस के लिए हम इसे देंगे। आपके लंग्स को अच्छा रखेगा, इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा। सर्दी, खांसी, अस्थमैटिक, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी जो डिजीजेस है, इन सारी चीजों में हम अस्तप्राश दे सकते हैं। अस्तप्राश के जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी कि अस्तप्राश किन चीजों से बना हुआ है, कैसे है। ये बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, मेडिसिनल मिक्सचर है, यानी कि मेडिसिनल हर्ब्स का मिक्सचर है। और ये हमारी बॉडी में जब इनटेक हम करेंगे इसका, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। लंग्स में जो टॉक्सिन्स है उससे बाहर निकालेगा, लंग्स को टोटली प्यूरिफाई कर देगा। इसे हम कहते हैं कि डिटॉक्सिफाइंग लंग्स, यानी कि लंग्स को ये डिटॉक्सिफाई करेगा, इन्फेक्शन पूरी तरह बाहर निकालेगा। अस्तप्राश यूजुअली हम स्मोकर्स में भी दे सकते हैं, जो कि क्रॉनिक स्मोकर्स है, उनको स्मोकिंग की हैबिट है, स्मोकिंग छूट नहीं रही है उनसे, या फिर पैसिव लोगों में, यानी कि हम अगर कहीं बाहर जाते हैं, ऑफिसेस हम जाते हैं, बाहर कॉलेज गोइंग लोग होते हैं या फिर ऑफिस गोइंग, आप सभी ऑफिसेस जाते हो, कहीं बाहर कहीं चाय पीने रुक जाते हो, तो आपके बाजू में अगर कोई स्मोकिंग करता है तो आपके लिए भी, अगर एक हेल्दी पर्सन है उनके लिए भी अस्तप्राश हम रेकमेंड करते हैं। क्योंकि पैसिव स्मोकिंग इनडायरेक्टली कभी कभी हो जाता है, हमें समझ नहीं आता है, बट पैसिव स्मोकिंग हो जाता है कभी कभी हमसे। इसीलिए हम पैसिव स्मोकर, हम खुद को समझ ले कि हम पैसिव स्मोकर है और हम अस्तप्राश का सेवन कर सकते हैं। लंग डिजीजेस जो है, जो कि हम कहते हैं कि एसएलयू होता है, कभी कभी ब्रोंकाइटिस होता है, किसी को लंग कंप्रेशन हो जाता है, लंग कोलैप्स हो जाते हैं किसी किसी के, जो हम कहते हैं कि ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी जैसे डिजीजेस जो है, उसमें भी हम अस्तप्राश देते हैं। यूजफुल क्या है अस्तप्राश का, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ कि यूजेस तो ये सारे हैं ही अस्तप्राश के, लेकिन क्रॉनिक इन्फेक्शन में आप दे सकते हो, अगर किसी को सर्दी खांसी है उनमें आप दे सकते हो, निमोनिया के सिम्टम्स अगर किसी में है तो आप निमोनिया वाले पेशेंट में भी अस्तप्राश दे सकते हो। सीओपीडी यानी कि ब्रोंकाइटिस रिलेटेड पेशेंट में भी, यानी कि किसी को गले में खराश है, खांसी है, कोल्ड एंड कफ है, जैसे अभी वेदर चेंज होता है, बारिश के मौसम में जब भी हमें सर्दी खांसी कुछ होती है, हम उन सारे लोगों में अस्तप्राश दे सकते हैं। आपके लंग्स को क्लीन करेगा, बॉडी लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा, लंग्स की अगर स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, ऑक्सीजन इनटेक अच्छा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बाहर निकलेगा, तो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग अच्छा रहेगा। बॉडी इन सारी चीजों को अडेप्ट करती है, जो हम करते हैं, जो हमारा रेगुलर रूटीन होता है, बॉडी उसे अडेप्ट कर लेती है। अगर हमें आदत हो गई खराब चीजों की, तो खराब चीजें ही हमारी बॉडी में इनटेक होती रहेगी हमेशा। अस्तप्राश जब हम इनटेक करेंगे तो ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करेगा। एल्वियोलाइज होते हैं लंग्स में, कुछ एल्वियोलाइज होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे ये एक्ट करेगा, एल्वियोलाइज पे एक्ट करेगा, और जो भी इंफेक्शन है, जो भी टॉक्सिन्स है, उसे ये बाहर निकाल फेंकेगा। अस्तप्राश के कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि स्वास्थ्य गुटर, अजवाइन, हनी, सौंठ, काली मिर्च है, लौंग है, कलौंजी है, इसमें धतूरा है, इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के ये कॉन्कोशन पूरा बन जाता है, तब जाके अस्तप्राश बनता है। अस्तप्राश में इतने सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, तभी जाके इसका प्रॉपर एक्शन आपके लंग्स सिस्टम पे होता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये एक्ट करते हैं। यूजुअली हम कहते हैं कि शुगर पेशेंट में अवॉइड करना चाहिए, जस्ट बिकॉज मैंने अभी कहा आपसे इसमें हनी होता है। डोज किस तरह देंगे आप अस्तप्राश का, 1 टेबल स्पून देना, यानी कि 15 ग्राम्स, मैं हमेशा कहती हूँ 15 ग्राम्स देना है, तो 15 ग्राम्स यानी कि 1 स्पून दे सकते हो आप इन अडल्ट में, अडल्ट लोगों में। चिल्ड्रंस में आप इसे हाफ टी स्पून दे सकते हो सोने से पहले, रात में ही देना है अस्तप्राश, डे में नहीं देना है। इन प्रिकॉशंस क्या क्या रहेंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, लैक्टेटिंग वुमेन्स में नहीं देना है, जो भी पर्संस को डायबिटीज बहुत हाई है उन्हें अस्तप्राश नहीं देना है। अगर हम अस्तप्राश देना चाहे डायबिटीज में, तो डायबिटीज के लेवल्स देखना है और डायबिटिक एडिशनल आपने उन्हें ऐड करके देना है। ये जो हम अस्तप्राश दे रहे हैं किसी को, इसमें पूरा लाइफस्टाइल आपका जो भी है उसे देखकर देंगे, लाइफस्टाइल हेल्थ के लिए जो जरूरी
है वो देते हैं हम। हमारे अस्त्रप्राश में जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन होता है, कोई लोग अगर एथलीट्स है इनको भी न्यूट्रिशन लगता है, थकावट महसूस होती है, इनको भी हम अस्त्रप्राश इसीलिए देते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड है अस्त्रप्राश, ऐसा नहीं है कि अस्त्रप्राश में रिजल्ट नहीं है। अस्त्रप्राश ये रिजल्ट ओरिएंटेड सप्लीमेंट है। अस्त्रप्राश रिजल्ट ओरिएंटेड है, तभी जाके आपको रिजल्ट आते हैं। अस्त्रप्राश का जब भी आप सेवन करोगे, जब भी आप किसी को अस्त्रप्राश प्रोवाइड करोगे, उनसे कहना है कि आपने कुछ चीजें फॉलो करना है। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि अस्त्रप्राश जब किसी को दोगे आप, तो क्या चीजें फॉलो करेंगे आप? उनसे कहना है ठंडी चीजें अवॉइड करना है, कोल्ड चीजों से आपने दूर रहना है। जो भी आप इंटेक कर रहे हो ठंडी चीजें, स्पेशली जो ठंडी चीजें होती है, यानी कि हम बाहर का कुछ कभी ठंडा खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ठंडी चीजों को अवॉइड करो। तो आप अस्त्रप्राश सभी को दे सकते हो। शुगर पेशेंट में भी अस्त्रप्राश आप दे सकते हो, बट उसमें आप उनको टैबलेट डाइविट ऐड कर सकते हो। आई होप आपको नेक्स्ट स्लाइड, आज का ये जो अस्त्रप्राश टॉपिक है, अस्त्रप्राश जो आपका सप्लीमेंट है आज, ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ है जो भी मैंने आपको बताया है रिलेटेड टू अस्त्रप्राश। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सप्लीमेंट की ओर, दैट इज एडिलीपो टैबलेट। एडिलीपो टैबलेट, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा, आज हम सारे सप्लीमेंट्स का जो 2-3 सप्लीमेंट्स है उनका आज हम डीप में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें किस तरह कैसे काम करेगी विद डोसेस। एडिलीपो टैबलेट आप सभी को पता है हार्ट रिलेटेड, कार्डियक रिलेटेड लोगों में हम देते हैं। एडिलीपो चेस्ट डिस्कम्फर्ट में आप दे सकते हो, चेस्ट पेन में आप दे सकते हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, सीएचडी जिसको है, उनको भी आप दे सकते हो, या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति को भी आप एडिलीपो दे सकते हो, बट उनको कोई ना कोई हिस्ट्री होनी चाहिए रिलेटेड टू चेस्ट रिलेटेड, कार्डियक रिलेटेड, ये कोई तो हिस्ट्री होनी चाहिए। या फिर आप किसी का कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे है, उनमें भी आप एडिलीपो दे सकते हैं। ये आपके हार्ट को सपोर्ट करेगा, आपके हार्ट को सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथ दिलाएगा, हार्ट के फंक्शनिंग को नॉर्मल रखेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है एडिलीपो में, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके हार्ट को थकने से बचाएगा, यानी कि थकावट नहीं होने देगा हार्ट एक्टिविटीज में। इम्यून सिस्टम अच्छी रखेगा। हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे हम एडिलीपो टैबलेट यूजुअली हम देते हैं। आप सभी के जो भी क्वेश्चनरीज होंगे हम आफ्टर द सेशन ये कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ये सेशन ही कंटिन्यू करते हैं, जो भी क्वेश्चनरीज हैं आप मुझे आफ्टर द सेशन पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एडिलीपो के कॉम्बिनेशन की ओर। जो भी कंपोजिशन इसका है, इस पे क्या क्या है जो कि ये हार्ट पे एक्ट करेगा। इसमें अलसी है, गुगलू है, दालचीनी है, पुष्कर मूल है, लहसुना है, इलायची है। ये सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती है तो इसके रिजल्ट ओरिएंटेशन चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, ये आपके हार्ट पे एक्ट करते हैं, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन पे एक्ट करते हैं, हार्ट के पंपिंग में हेल्पफुल रहेंगे। कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट्स आप कह सकते हो, कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट्स ये सारी चीजें हैं। ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है, आपको कभी कभी चेस्ट पेन अगर होता है आप उन लोगों में भी दे सकते हैं। किसी को अगर हम कहते हैं ना हार्ट बीट बढ़ते हैं, चेस्ट कंप्रेशन होता है, कोई लोग कहते हैं हमसे कि धड़कनें तेज हो जाती है, कहीं कुछ काम करने को, कहीं बाहर जाओ, कहीं सीढ़ियां चढ़ लो, धड़कनें तेज हो जाती है, उन लोगों में भी आप एडिलीपो टैबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है, उनमें आप एडिलीपो दे सकते हो। जिन किसी पेशेंट्स में अगर ऐसा होता है कि पैरों पे सूजन है, या फिर किसी को वेरिकोज वेंस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, आप एडिलीपो दे सकते हो, ताकि कोलेस्ट्रॉल लोअर साइड हो जाएगा, लिपिड कम हो जाएंगे, लिपिड प्रोफाइल जो है उनका एचडीएल एलडीएल ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो आप उन सारे लोगों में भी एडिलीपो टैबलेट दे सकते हैं। मैं अभी वही बता रही थी आपको कि एडिलीपो किस तरह काम करता है। हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, पंपिंग करता है प्रॉपर्ली आपके ब्लड्स को, तभी ब्लड पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में फैल जाता है, ये सभी तरफ वो सप्लाई होता है। आप किन लोगों में नहीं दोगे? प्रेगनेंसी वुमेन्स में नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देना है, किडनी डिसऑर्डर्स में नहीं देना है। बेसिकली डिपेंड करेगा ये डोज कि किडनी फंक्शंस कितना डिस्टर्ब है, ब्लड प्रेशर कितना हाई है, तभी जाके हम इसके डोसेस डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट थिंग, हम छोटे बच्चों में एडिलीपो टैबलेट नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ये टैबलेट फॉर्म में ही है, जैसे कि आप सभी को मिल जाता है, जब ये आप देखते हो टैबलेट फॉर्म में है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, आपको इसको ओरली इनटेक करना होता है, पानी के साथ आपने इसे लेने के लिए कहना है। 2-2 टैबलेट्स आप दिन में ले सकते हो, सुबह शाम,
या फिर आप सिंगल सिंगल टैबलेट भी दे सकते हो, डिपेंड करेगा आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स पे, आपकी दिक्कतों पे, आपकी समस्याओं पे कि आपने डोज कितना लेना चाहिए। इसी पे ये एडिलिपो का डोज आपका डिपेंड करेगा कि किस तरह देना है। एडिलिपो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पूरे बॉडी पे एक्ट करता है, ये हमारे पूरे बॉडी सिस्टम पे एक्ट करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन में जो भी दिक्कतें आती है, जो भी इश्यूज आते हैं, उन सारी चीजों में ये आप पे प्रॉपरली एक्ट करता है। अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि कार्डियक इशू किसी को है नहीं, लेकिन आप एडिलिपो देना चाहो तो फिर भी आप दे सकते हो, आप एडिलिपो दे सकते हो फिर भी। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है तो आप उन सारे लोगों में एडिलिपो ऐड कर सकते हो। साथ में हम कभी कभी सीबकतौन भी देते हैं। कि सीबकतौन किस तरह देना है, लेकिन आज हम यही टॉपिक सीखते हैं कि एडिलिपो, किडनी कवच, ये सारे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा किडनी से रिलेटेड जो भी हम सप्लीमेंट हमेशा देते हैं, दैट इज किडनी कवच। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा किडनी कवच का। अभी जैसे मैंने कहा है आपसे, ये सारे जो भी सप्लीमेंट्स हैं, आज हम सप्लीमेंट्स का इंट्रोडक्शन इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप सभी को पता हो जाए कि किस तरह ये सप्लीमेंट्स आप रेकमेंड करोगे, किस तरह आप ये सप्लीमेंट्स दोगे किसी को भी, इनके डोसेस क्या रहेंगे, ये किस तरह लोगों तक पहुंचेगा, ये हम डोसेस के माध्यम से सारी चीजें हम आज सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द किडनी कवच सप्लीमेंट। किडनी कवच ये आपके किडनीज पे एक्ट करेगा, आपके किडनीज को फिल्टर करेगा, आपके किडनीज को स्वस्थ रखेगा, जो भी फिल्ट्रेशन है, जो भी टॉक्सिन्स है हमारे किडनी से वो टोटली बाहर निकल जाएंगे। अगर किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो तभी जाके हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाती है। अगर हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे पैरों पे कभी कभी सूजन आती है, हमारे पैरों में कभी कभी पेन लगता है, हमें सूजन आती है, तो ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। किडनी के नेचुरल फिल्टर्स के तौर पे काम करते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ किडनीज, बीन शेप्ड किडनीज होते हैं, रिब केज के जस्ट थोड़ा सा बिलो वो होते हैं, एंड ईच साइड ऑफ द स्पाइन। मैंने जैसे कि आपको इनका काम बताया कि इनका काम होता है फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन करना, टॉक्सिन्स बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, बॉडी के फ्लूइड्स को बैलेंस रखना। हम जो लैब टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हम जो देखते हैं सोडियम क्लोराइड, ये जो बैलेंस होता है, तो ये बैलेंस करने में, रेगुलेट करने में इनका काम होता है। ब्लड सेल प्रोडक्शन करने का काम हमारे किडनीज का होता है। ब्लड सेल्स अगर अच्छे से काम करेंगे तो तभी जाके ये सारी चीजें अच्छे से हो पाएगी। अगर ये वाटर बैलेंस नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहेगा, तो तब जाके बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा सभी को। यानी कि अगर किडनी का फिल्ट्रेशन ही अच्छा नहीं है तो आप बाकी के कुछ काम कर ही नहीं पाओगे, आपके हाथों पैरों पे सूजन रहेगी, आपको हमेशा दर्द महसूस होगा, आप कहोगे कि शायद मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है, आज मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे पैरों पे सूजन क्यों आ रही है, ये हमें नहीं समझेगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं है, फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा तो बाकी सारी चीजें अच्छी नहीं रहेगी। आई होप आप सभी को किडनी कवच का जो भी पीपीटी है, जो भी स्लाइड है, वो शेयर हो रहा है। देखिए, जैसे कि आप मुझे केएफटी भेजते हो, रीनल फंक्शन टेस्ट भेजते हो सभी के, तो मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि रीनल फंक्शन टेस्ट अगर आप करते हो, रीनल फंक्शन टेस्ट जो भी आपके होते हैं, अगर उसमें कम ज्यादा करना है तो इसमें क्रिएटिनिन लेवल्स भी देखना होते हैं। अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल नहीं है किसी का, अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है
में अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है तो आपको देखना है कि इनको बाकी क्या सिम्टम्स है, यानी कि अगर कहीं इनको किडनी रिलेटेड अगर इशू है तो आपको लीवर फंक्शन भी चेक करना पड़ता है, आपको रीनल फंक्शंस के साथ साथ हार्ट डिजीज, लीवर फंक्शन सारे देखना होते हैं जब किडनी का प्रॉब्लम होता है। अगर मैं आप सभी को कहूंगी कि आपके पैरों पे सूजन आती है तो हार्ट रिलेटेड भी चीजें देखना है, लीवर रिलेटेड चीजें भी देखना है और किडनी फंक्शंस का भी नॉर्मलाइज रखना पड़ेगा। नॉर्मल फिल्ट्रेशन भी अच्छा रहना चाहिए, अगर फिल्ट्रेशन नहीं रहेगा पैरों पे सूजन आएगी, दर्द होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा। जब भी आप देखते हो किडनी रिलेटेड कभी कुछ इश्यू होता है तो HB लेवल कम हो जाता है पेशेंट का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि एरिथ्रोपोएसिस इसमें होता है, ब्लड बनना ही बंद हो जाएगा, ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसका ब्रेकडाउन ज्यादा होता है। ब्लड के सेल्स का ब्रेकडाउन अगर ज्यादा रहेगा तो HB लेवल नॉर्मल नहीं रहेगा। ब्रेकडाउन यानी कि ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, RBC ब्रेकडाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो HB नॉर्मल नहीं रहेगा। आप सभी मुझसे पूछते हो कि मैम क्रिएटिनिन है बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किडनी अच्छे से नहीं है इनके और HB कम है, तो हम हमेशा किडनी पेशेंट में HB प्लस देते ही है जस्ट बिकॉज इनका HB अच्छा रहे। किडनीज ने, अगर मैं आपको ये फंक्शनिंग बता रही थी कि फंक्शनिंग ये ऐसा है, किडनी का फंक्शनिंग अगर स्टॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? किडनीज के फंक्शनिंग में अगर डिस्टर्बेंस आ जाता है, स्टॉप हो जाते हैं, तो हमारे पैरों पे सूजन, थकावट आना, वीकनेस लगना, ये सारी चीजें दिखाई देगी। एक्स्ट्रा वाटर हमारे बॉडी में जमा होते जाएगा। अगर फ्लूइड बॉडी में जमा होगा, फ्लूइड अगर बैलेंस नहीं होगा, फ्लूइड अगर हमारे बॉडी में वैसे के वैसे ही रहेगा तो कहीं ना कहीं बाकी भी ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यूरेनिया जो हम कहते हैं कि वो हो जाएगा, वीकनेस, टायर्डनेस, सारी चीजें फील करनी पड़ेगी। यूजुअली ये लेटर एजेस में भी होता है, अर्ली एजेस में भी होता है, किसी किसी को ऐसे होता है कि अभी अभी शुरुआत हुई है किडनी का इश्यूज की तो हम उन्हें कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ा है, क्रिएटिनिन बढ़ा है, हम किडनी कवच दे देते हैं। नेक्स्ट थिंग, किसी को अगर थकावट लगती है, किडनी फंक्शंस नॉर्मल नहीं है, हम किडनी कवच दे देते हैं। किसी को किडनी ट्रांसप्लांट अगर हुआ है या डायलिसिस अगर हुआ है, उनमें भी हम किडनी कवच दे सकते हैं जस्ट बिकॉज वो आगे डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, आगे कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा, इसीलिए हम उन्हें किडनी कवच देते हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा कि डायलिसिस किसी का अगर हुआ है, डायलिसिस एग्जैक्टली है क्या? जब किडनी फेल हो जाती है उसके फंक्शनिंग को करने के लिए, किडनी का फंक्शनिंग अगर नहीं होता है प्रॉपर तो डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस प्रोसीजर में एग्जैक्टली होता क्या है, जो भी इम्प्योर ब्लड है, जो भी हमारे बॉडी में ब्लड ठहरा हुआ है, जो कि इम्प्योरिटीज बाहर नहीं निकले, ब्लड से जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं निकले, तो ये टॉक्सिन्स को पूरे निकालने का जो प्रोसीजर होता है, ब्लड से जो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, फ्रेश ब्लड अच्छे से बिल्डअप हो जाता है बॉडी में, इसे हम डायलिसिस प्रोसीजर कहेंगे और ये बहुत पेनफुल होता है। जिन किसी को भी डायलिसिस से सामना करना पड़ता है वो सारे पेशेंट्स को बहुत पेन से जाना पड़ता है, पेनफुल प्रोसीजर होता है। अगर किसी को डायलिसिस चालू है तो आप उन्हें किडनी कवच जरूर रिकमेंड करिएगा, उनका पेन कम हो जाएगा, सपोर्टिव केयर उन्हें मिल जाएगा। हमारे किडनीज को कौन कौन सी चीजों से हमें बचाना है, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से बचाना है हमारी बॉडी को, ये दो चीजों से तो बहुत बचाना जरूरी है। डायबिटिक नहीं होने देना है, डाइट अच्छा रखना है, हाइपरटेंशन, बीपी नहीं बढ़ने देना है, बीपी के इश्यूज नहीं होने चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो इसे ट्रीट करो, इसे ध्यान दो। अगर इसे अनट्रीटेड रखोगे, इसके लिए कोई सप्लीमेंट अगर नहीं लोगे आप, तो तब जाके ये बड़ी चीजें फेस करनी पड़ेगी, लाइक किडनी डिसऑर्डर, किडनी फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि छोटी छोटी चीजें जब तक आपको पता है, ये छोटी चीजें बहुत बड़ी ना बन जाए, इसीलिए आपको हर छोटी चीज का ध्यान रखना है, हर छोटी चीज को आपको नोटिस करना है, उसे देखना है। जो भी हम चेंजेस कर पाए हमारे बॉडी में, हमने वो सारे चेंजेस हमारी बॉडी में करने हैं, जस्ट बिकॉज आगे कोई बड़ी चीज, बड़ी कोई डिजीज हमें ना अटैक हो, बड़ी चीजों का हमें सामना ना करना पड़े। किडनी कवच का हम फॉर्मुलेशन देख रहे थे कि किडनी कवच किस तरह बना हुआ, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से हमारे सारे जो भी सप्लीमेंट्स है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स होते हैं। ये एक हर्बल सप्लीमेंट्स हम कहेंगे, जैसे कि हर्बल सप्लीमेंट्स है ऑलमोस्ट, इसमें कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ ये आपको दिलाएगा। कभी भी कोई डिस्कम्फर्ट अगर किसी को है, यूरिन पास नहीं होती है, सर दर्द अगर होता है, किसी को यूरिन पास नहीं हुई, पेट में दर्द होता है, सर दर्द अगर किसी को है, यूरिनरी
कॉम्प्लिकेशंस हम बहुत देखते हैं आजकल की, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, यूरिन प्रॉपर पास नहीं होती, डायबिटिक पेशेंट में रेगुलर यूरिन होती है, बार बार फ्रीक्वेंसी यूरिन बढ़ जाता है, तो तब आप उन्हें डायबिट के साथ किडनी कवच भी ऐड कर सकते हो इन डायबिटिक पेशेंट। किडनी कवच का हम कॉम्बिनेशन जो फॉर्मुलेशन है वो देखेंगे। इसमें वरुणा होता है, गिलोय होता है, आंवला होता है, पालश ऐड होता है, शाहदेवी ऐड होता है, इसमें धनिया ऐड होता है, दालचीनी होता है, स्वर्ण भस्म ऐड होता है, शुगर होता है, इसमें काली मिर्च ऐड होती है। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के किडनी कवच बनता है। ये सारों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कितने ग्राम्स की कौन सी चीज है, तभी जाके ये हमारी बॉडी पे एक्ट करती है। और इसके डोसेस हम किस तरह देंगे, डोसेस हम अडल्ट में ही देते हैं। अडल्ट में यूजुअली हम 5 to 15 ग्राम्स तक देते हैं। 5 to 10 ग्राम्स हम किन पेशेंट में देते हैं, बेड रिडन है, ओल्ड एज है, उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, इम्यून सिस्टम इनका लो है, उन पेशेंट में हम डोज कम देंगे। जिनको यूरिनरी बैग लगा हुआ है, जिनको यूरेथ्रल बैग लगा हुआ है, उन पेशेंट में भी हम डोज कम देंगे, जस्ट बिकॉज इनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं कि हम इन्हें इतना डोज दे सके। अडल्ट लोगों में जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनको यूरिनरी कुछ थोड़े बहुत कंप्लेंट्स है, कभी यूरिन इन्फेक्शन लगता है, आप उन सारे पेशेंट में 10 to 15 ग्राम्स का डोज दे सकते हो। किडनी कवच की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है कि आपको इसे ओरल फॉर्म में देना है। प्रेगनेंसी पेशेंट में, फीमेल पेशेंट्स में यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देना है, हाइपरटेंसिव डायबिटीज में नहीं देना है, डिपेंड करेगा कौन सी पेशेंट में नहीं देना है। हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है, हम नहीं देंगे। डायबिटीज अगर बहुत ज्यादा है, डायबिट आप ऐड कर लो साथ में तो आप दे सकते हो, लेकिन डोज आप इसका कम रखना, 5 to 10 ग्राम्स आप डोज दे सकते हो। प्रेगनेंसी लैक्टेटिंग वुमेन्स में नहीं देना है। जब भी आप किसी को देते हो तो आपने इनके इंडिकेशंस पूछ लेना, इनको पहले से कोई सप्लीमेंट चालू है, ये कौन से स्टेट में है, ये सारी चीजें आपने पूछ लेना है, तभी जाके कोई भी सप्लीमेंट देना अच्छा होता है। एंटीकोएगुलेंट्स, एंटी डायबिटिक में नहीं देना यूजुअली। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, कभी कोई हर्बल प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट नहीं होते। कोई पेशेंट कहते हैं उल्टी जैसे लगता है, नॉसिएटिंग लगता है, ये क्यों होता है, कभी कभी डोज ज्यादा दिया जाता है, तो डोज आपने हमेशा सोच समझ के देना है। छोटे बच्चों में इसका डोज बिल्कुल भी नहीं देते। कमर्शियल है, या आपको इको मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, इतना ज्यादा इसका अमाउंट नहीं है। जो पेशेंट्स किडनी कवच ना ले सके, आप उन्हें रिच बेरी भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं कि आप रिच बेरी ना दें, आप रिच बेरी इन्हें ऐड कर सकते हो। मैं ये कहूंगी आप सभी से, आज के हमारे जो भी सप्लीमेंट्स थे, जो कि मैंने एडिलीपो, आपसे स्टार्टिंग में हमने एडिलीपो देखा है, आज नेक्स्ट हमने अस्तब्राश देखा है, हमने लास्ट में किडनी कवच देखा है। सारे सप्लीमेंट्स प्रॉपर वे में हमें देना है, हमें उनका डोज प्रॉपरली देना है। इफ द डोज इज प्रॉपर देन द रिजल्ट इज फॉर श्योर। अगर डोज प्रॉपर नहीं जाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। और हर चीज का, हर सप्लीमेंट का कुछ ड्यूरेशन होता है, कुछ टाइम होता है हर सप्लीमेंट का। आप अगर कहोगे कि मैं सिर्फ एक ही महीना लूंगा और मेरा क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगा, इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अगर कहोगे कि मैं सिर्फ किडनी कवच लूंगा, साथ में जो सप्लीमेंट होते हैं वो नहीं लेने वाले, तो आपका यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारी चीज नॉर्मल नहीं होगा। किडनी कवच आप रीनल पेशेंट्स में देते हो तो आप कैलकुलस में भी देते हो, जो भी स्टोन्स होते हैं उसमें भी देते हो आप। एडिलीपो आप लीवर फंक्शन टेस्ट भी अगर खराब है देना है, अगर किसी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब भी आपने देना है, कार्डियक इशू है, एडिलीपो आप दे सकते हो। आप ये सारी चीजें आज जो मैंने डिजीज ओरिएंटेशन आपको बताया है कि कौन से डिजीज में किस तरह आप ये सप्लीमेंट का डोज दे सकते हो, इनके कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए विद इनके कंपोजिशन कि इसमें एग्जैक्टली है क्या और ये किस तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे भी हम ऐसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे भी हम कुछ दिनों तक हम ये ऐसे ही करेंगे, डिजीज ओरिएंटेशन ना करते हुए हम सप्लीमेंट्स के बारे में देखेंगे कि सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन लेंगे, किस तरह देना है, डोसेस एंड विद उनके कॉम्बिनेशंस किस तरह है। आई होप आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा। आपके जो भी फीडबैक्स हो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, कुछ चेंजेस करवाने हो इसमें आप मुझे वो भी फीडबैक दे सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चनरीज है हम अभी 2 to 3 मिनट्स में वो क्वेश्चनरीज भी स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।